फ्रेंड्स, वेलकम टू वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं राइटिंग अ केमिकल फार्मूला कि हम जब एक केमिकल फार्मूला को राइट करते हैं तो हम उसको राइट कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जरूरत पड़ेगी वैलेंसी की। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? एटम की वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है? एटम के अंदर जो आउटर सबसेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोल देते हैं? उसकी वैलेंसी बोल देते हैं। उसी के अकॉर्डिंग ही हम जो एटम है एक दूसरे के साथ कंबाइन करवा सकते हैं। अब कैसे? फॉर एग्जांपल हम समझते हैं, एक ऑक्टोपस है। ऑक्टोपस के पास 8 हैंड्स हैं। ऑक्टोपस के पास 8 हैंड्स हैं। यहां पे ह्यूमन है। ह्यूमन के पास 2 हैंड्स हैं। देयर आर 8 आर्म, देयर आर 2 आर्म। अगर हम कहें कि एक ऑक्टोपस कितने ह्यूमंस को कैच कर सकता है, तो वो उसकी कैपेसिटी होगी, मतलब वो उसकी कॉम्बिनेशन कैपेसिटी होगी। यहां पे वो कोई एलिमेंट है, कितने के साथ कंबाइन कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं O प्लस H, O2 प्लस H2। अगर ये हमारे पास यूं इस तरीके से ये बनाता है तो इसमें ये बनाएगा OH4। ठीक है, तो इसके अंदर ये है ऑक्टोपस 4 को कैप्चर कर सकता है। O को हमने ऑक्टोपस मान लिया, ऑक्सीजन को, और हाइड्रोजन को हमने ह्यूमन मान लिया। तो एक ऑक्टोपस कितने को कैच कर सकता है? 4 को कैच कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हम गेट कर सकते हैं कि किसी भी एटम के साथ किस तरीके से कॉम्बिनेशन होगी। तो हम डिस्कस करते हैं इसको। एटम के जो लॉ हैं वो क्या क्या होंगे। सबसे पहले, कोई भी एटम अगर कंबाइन करता है तो उसकी सबसे पहले तो वैलेंसी बैलेंस्ड होनी चाहिए। किसी भी स्टेट में अगर वो कंबाइन कर रहा है तो उसकी वैलेंसी बैलेंस होनी चाहिए। अब किस तरीके से बैलेंस होनी चाहिए? फॉर एग्जाम्पल H2 प्लस O2 अगर कंबाइन कर रहे हैं तो H2O बना दिया हमने। यहाँ पे वैलेंसी बिल्कुल बैलेंस है। कैसे बैलेंस है? इसके आउटर में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसीलिए हमारे पास कितने हाइड्रोजन की जरूरत पड़ी? 2 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ी। तो यहाँ पे बैलेंसी जो है बिल्कुल बैलेंस है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास जो वैलेंसी है वो बिल्कुल बैलेंस होनी चाहिए एटम के केस के अंदर। सेकंड, अगर कोई भी कंपाउंड है उसके अंदर कोई मेटल रिएक्ट कर रही है, किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर कोई मेटल रिएक्ट कर रही है, देन मेटल बी रिटन एज फर्स्ट एटम। तो मेटल को हम कहां लिखेंगे? फर्स्ट एटम के रूप में। फॉर एग्जांपल हमारे पास कंबाइन कर रहा है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड में जो सोडियम है वो क्या होगी? हमारी मेटल, और क्लोराइड है वो क्या है? नॉन मेटल। तो हम मेटल को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, मेटल को फर्स्टली लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? NaCl। ये बन गया हमारा सोडियम क्लोराइड, जिसके अंदर Na क्या है? मेटल है, एंड Cl क्या है? नॉन मेटल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो मेटल है उनको फर्स्ट लिखा जाएगा। ऐसा ही केस हम कैल्शियम का ले लेते हैं, CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसको पॉलीएटॉमिक भी बोल देते हैं, पॉलीएटॉमिक एटम्स। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में Ca को पहले लिखा गया बिकॉज Ca कैल्शियम इज अ मेटल एंड OH बोथ आर नॉन मेटल, उनको बाद में लिखा गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको राइट कर सकते हैं। किसी भी हम केमिकल फॉर्मूला को राइट करें तो सबसे पहले उसके अंदर हम क्या राइट करेंगे? मेटल को ही राइट करेंगे। थर्ड में हम लिखेंगे जो पॉलीएटॉमिक आयंस है,
जब भी हम किसी पॉलीएटॉमिक आयंस को लिखते हैं, मोर देन वन एटॉमिक आयंस उसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं, तो अगर वो ब्रैकेट में बंद है पॉलीएटॉमिक आयंस, ठीक है, देन यहाँ पे एक कोई भी मेटल बाहर है तो उस मेटल की हमें क्या लिखनी पड़ेगी, वैलेंसी लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे कोई भी मेटल अगर बाहर की तरफ है तो हमें उसकी वैलेंसी लिखना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कैल्शियम OH ट्वाइस, ठीक है, तो यहाँ पे जो ब्रैकेट आयन है उसकी हम वैलेंसी लिखेंगे OH ट्वाइस, ठीक है, ब्रैकेट आयन की वैलेंसी लिखना जरूरी है। यहाँ पे मेटल हो सकती है या मेटल इस तरफ भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है, दोनों तरफ मेटल कहीं भी लगा सकते हैं। ऐसा ही एक केस और ले लेते हैं, MgOH ट्वाइस, ऐसा ही और केस ले सकते हो, कोई भी केस, ठीक है। तो इसके अंदर मेटल आउटसाइड है और ये ब्रैकेट में है, ब्रैकेट की हमने पूरी ब्रैकेट की वैलेंसी होगी, ना कि किसी सिंगल की, दोनों की वैलेंसी होगी, ठीक है। तो दोनों की वैलेंसी हमें राइट करनी होगी। ऐसा अगर अदर केस की बात करें तो इसके अंदर मेटल के केस में NaCl जिसकी हमने बात की, इसमें ब्रैकेट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिकॉज देयर आर सिंगल एंड सोडियम भी सिंगल, दोनों आपस में क्या करेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे आयंस को, जो मैं पहले वीडियो में आपको बता चुका हूं। अगर इसको एक्सचेंज ऑफ आयन को आप देखना चाहते हैं तो लास्ट वीडियो में देख सकते हैं। तो सिंपल कंपाउंड का हम फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, फॉर्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड, सिंपल कंपाउंड का फॉर्मूला लिखने के लिए हमें उनकी वैलेंसी का पता होना जरूरी है। सबसे पहले जैसे हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, तो क्या बनेंगे, ये H2O बना देंगे, ठीक है। इसी तरीके से सोडियम की वैलेंसी 1 है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, तो ये दोनों क्या बनाएंगे, NaCl। दोनों की वैलेंसी का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा वो इस फॉर्म में इस तरीके से आएगा। अगर इसकी वैलेंसी यहाँ पे 2 होती तो मैं यहाँ पे 2 लगाता, बट इसकी वैलेंसी कितनी है, 1 है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम एक केमिकल फॉर्मूला को राइट कर सकते हैं कि जितनी वैलेंसी होगी उतने ही एटम बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूल को हमने डिस्कस किया, कंपाउंड को डिस्कस किया, कंपाउंड के मास को भी मॉलिक्यूलर मास ही बोल देंगे हम, ठीक है, क्योंकि कंपाउंड को हम मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। अब अगर हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है किसी भी चीज का, तो हमें एटम का मास पता होना चाहिए, एटॉमिक मास पता होना चाहिए। एटॉमिक मास हमने पढ़ा था, एटॉमिक मास हमने पढ़ा था कैपिटल A, विच इज नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दोनों को प्लस करके हमारे पास क्या आया था, एटॉमिक मास आया था, ठीक है। अब हर एक एटम का हमें एटॉमिक मास अगर पता है तो हम मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं, वेरी इजी। अगर हमें कह दे कि मॉलिक्यूलर मास निकालो H2O का मॉलिक्यूलर मास निकालो, तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास लेंगे। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2 एटम है, ठीक है। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास लेंगे, हाइड्रोजन के 2 एटम है, प्लस अब ऑक्सीजन की बारी आ गई, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास लेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन के कितने एटम, 1 एटम, इक्वल टू, इस तरीके से हमारा जो फॉर्मूला बनेगा ये बनेगा। अब हम इसका निकालते हैं, जैसे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास कितना है, हाइड्रोजन का 1 है, हाइड्रोजन के एटम कितने हैं यहाँ पे 2 है, प्लस में ऑक्सीजन का कितना होता है 16,
इनटू में एटम कितने हैं 1 है, इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 18 ग्राम। ग्राम AMU या U एटॉमिक मास यूनिट को मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ पिछले वीडियो के अंदर, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। ठीक है, तो इनको हम डिस्कस कर सकते हैं फर्दर, एटॉमिक मास को, एटॉमिक मास यूनिट को। सो ऐसा ही हम अब नेक्स्ट केस लेते हैं। नेक्स्ट केस में हम लेंगे HNO3। HNO3 सबसे पहले हम एटॉमिक मास निकालेंगे हाइड्रोजन का, ठीक है, फिर निकालेंगे नाइट्रोजन का, फिर निकालेंगे ऑक्सीजन का। ऐसे भी निकाल सकते हैं सिंपलीफिकेशन करके, ताकि हमारा इजीली निकल जाए। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, कितने नंबर ऑफ एटम है 1 ही है, तो इसका 1 आ जाएगा। हाइड्रोजन का हमारे पास 1 आ गया। ठीक है, अब नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होगा हमारे पास 7, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14। ठीक है, 14 इनटू में 1 एटम है तो कितना आ जाएगा 14। ठीक है, ऑक्सीजन का आप जानते हैं 16 होता है, तो हमारे पास 3 एटम है, तो कितना आ जाएगा 48। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या करना है, इनका एटॉमिक मास राइट कर लिया। अब हम इनको प्लस कर सकते हैं। कैसे प्लस करेंगे, 1 प्लस 14 प्लस 48। ठीक है, कितना आ गया 8 4 12 एंड 1 13, 4 एंड 5 63 U लिख सकते हैं हम इसका एटॉमिक मास। मतलब HNO3 जो हमारे पास आया है उसका एटॉमिक मास कितना आएगा हमारे पास 63 U। ठीक है, यूनिफाइड मास बोलते हैं जिसको। इसके अलावा जो फॉर्मूला मास है वो भी ऐसे ही निकलेगा। फॉर्मूला मास में हमें कोई ना कोई कंपाउंड दे दिया जाएगा। मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास बिल्कुल सेम है, सेम ही तरीके से निकलेंगे। जैसा कि मैंने आपको मॉलिक्यूलर मास बताया, ऐसे ही हमारा फॉर्मूला मास निकलेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमें कह दे कैलकुलेट द फॉर्मूला मास ऑफ CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला मास निकालो। तो हम क्या करेंगे, कैल्शियम का जो एटॉमिक मास है वो कितना होगा, क्या करना है हमें, फॉर्मूला लगाना है एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम प्लस, क्योंकि कैल्शियम के पास कोई और एटम नहीं है तो सिंगल इनटू 1 हो जाएगा, एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इनटू 2, ये होगा, सिंपल है। ठीक है, तो हम जब इसका निकालेंगे एटॉमिक मास कितना होता है इसका 40 प्लस 35.5 एटॉमिक मास होगा क्लोरीन का, इनटू में 2। ठीक है, इनटू में 2, तो हमारे पास कितना आ जाएगा ये 40 प्लस 71, कितना आया 111 यूनिफाइड मास। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास 111 यूनिफाइड मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। इस तरीके से हम यूनिफाइड मास निकाल सकते हैं, या एटॉमिक मास निकाल सकते हैं, या फिर हमारे पास मॉलिक्यूलर मास भी इस तरीके से निकल के आ सकता है। तो ये सिंपल टर्म्स है जो 3rd चैप्टर से हमेशा पूछ ली जाती है पेपर के अंदर, छोटी से छोटी टर्म, उनको हमेशा हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट हमारी आती है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट में हम देखेंगे कि जो वाटर है H मिला प्लस O2 मिला, क्या बना H2O। इसमें कहा गया कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। कैसे बनाते हैं वाटर, सिंपल। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल आए, एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का,
ऑक्सीजन की एटम एक आया, सिंगल एटम। कैसे होगा देखते हैं। अब ये कैसे होगा देखते हैं इसको, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1 होता है, पर हमारे पास एटम कितने हैं? 2 है, ठीक है। रेशियो लिख लो। इसका एटॉमिक मास कितना होगा? सिंगल एटम है, देन 16। कितना हो जाएगा? 16। सिंपल है, काट दो। 1:8, जो कि हम पहले कर चुके हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के अंदर 8th क्लास में हम ये पढ़ चुके हैं। 1:8 में हमारे पास आ गया। इसका मतलब क्या है? अगर हमें 1 ग्राम या 9 ग्राम वाटर चाहिए, सॉरी, अगर हमें 9 ग्राम वाटर चाहिए तो उसके लिए हमें कितनी जरूरत पड़ेगी? हम क्या लेंगे? 1 ग्राम हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑक्सीजन, ऐसा ही लेंगे। अगर हम 1 ग्राम हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑक्सीजन लेते हैं तो हम 9 ग्राम क्या बना सकते हैं? वाटर बना सकते हैं, ठीक है। दिस इज मोल कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, अगर हम बैलेंस कर दें, इसको बैलेंस कर दें, इस केमिकल फॉर्मूला को अगर हम बैलेंस कर देते हैं, H2O2 H2O2, ठीक है। अब दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम बैलेंस्ड है। अब यहां पे आ जाएगा 4, यहां पे आ जाएगा 32, क्योंकि 2 एटम हो गए, ठीक है। अब ये कहेगा कि 4U हाइड्रोजन मिलके प्लस में 32U ऑक्सीजन मिलके कितना U वाटर बना देंगे? 36U ऑफ वाटर हमें देते हैं, ठीक है। दिस इज द मोल कॉन्सेप्ट, दिस इज मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट में हम नेक्स्ट देखते हैं कि एक एटम में नंबर ऑफ एटम कैसे निकालेंगे हम। दिस इज मोल कॉन्सेप्ट। ये सिंपल जो टर्म है, सिंपल टर्म है मोल कॉन्सेप्ट की, कि 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन को मिला दो तो 9 ग्राम वाटर बनेगा। ऐसा ही उनको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन को मिला दो तो 36 ग्राम हमारे पास वाटर आ जाएगा। सिंपल टर्म है। अब क्या कहा गया? मोल कॉन्सेप्ट को ही लेके चल रहे हैं हम अभी तक। नंबर ऑफ एटम निकालने हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए हमें सबसे पता होना चाहिए, सबसे पहली चीज 1 डजन अगर मैं बोल दूं तो इसका मतलब क्या होता है? अगर हम बोलते हैं 1 डजन बनाना अगर मैं बोलता हूं उसका मतलब सिंगल होता है, बट मैंने उसके आगे क्या लगाया? 1 डजन, ठीक है। 1 डजन मतलब 12 बनानास। तो उसका मतलब कुछ है कि उसके अंदर इतने नंबर ऑफ बनानास है, ठीक है। इतने नंबर ऑफ बनानास उसके अंदर है। कभी कभी ग्रोस वर्ड का यूज किया जाता है, हमारे तो नहीं किया जाता ग्रोस, ठीक है। ग्रोस का मतलब होता है कि इसके अंदर 144 थिंग्स हैं, कि इसके अंदर 144 थिंग्स प्रेजेंट। अब ऐसा ही इनके केस में मिलेगा। अगर हमें कह दिया जाए कि 1 मोल ऑफ एटम, किसका एटम? किसी भी चीज का एटम ले लो, कार्बन का एटम ले लो। अब 1 मोल ऑफ एटम में कितनी चीजें होगी? सोचो, 1 मोल ऑफ एटम है तो उसके अंदर कितने ग्राम कार्बन हो सकते हैं? कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12। तो इसके अंदर 12 ग्राम ऑफ कार्बन हो सकते हैं, 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम्स हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने एटम की बात की है। अगर मैं मॉलिक्यूल करता तो यहाँ पे भी मैं मॉलिक्यूल लिखता, ठीक है। नाउ नंबर ऑफ एटम कितने हो सकते हैं? नंबर ऑफ एटम के लिए हमें एवोगैड्रो नंबर लर्न करना पड़ेगा। 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है, इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन हो सकते हैं इसके।
क्या होंगे, एटम्स ऑफ कार्बन हो सकते हैं इसके अंदर। तो ये कार्बन के एटम निकल आए। ऐसा ही हम हाइड्रोजन के एटम निकाल सकते हैं। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन है, कितने होंगे, 1 ग्राम हाइड्रोजन। ऐसा ही इसके अंदर ये सेम आ जाएगा। हाइड्रोजन के केस में भी सिंपल होगा। तो इन सब के केस में ये क्या मिलेगा, हमें सिंपल फॉर्म के अंदर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ हाइड्रोजन निकालने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, एवोगैड्रो नंबर लगाना पड़ेगा। एवोगैड्रो नंबर हमें लगाना ही पड़ेगा। इसके अपोजिट हम बात करते हैं मोल निकालने की, कि हम मोल कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल। मोल निकालने के लिए हमें सिंपल सी टर्म गिवन मास दे दिया जाता है, गिवन मास, एंड हमें नीचे क्या लगाना है, एटॉमिक मास, एटम का मास लगा देना है। कैसे, अगर हमें दे दिया जाए, फॉर एग्जांपल अगर हमें दे दिया जाए 52 ग्राम ऑफ हीलियम, ठीक है, 52 ग्राम ऑफ हीलियम, इसके नंबर ऑफ मोल निकालो, तो गिवन मास कितना है 52, बाय में हीलियम का मास कितना होता है 4, ये हो जाएगा 13 मोल। 13 मोल, कैपिटल M लिख देंगे हम इसके आगे, तो हमारे मोल निकल आएंगे। इस तरीके से हम मोल्स भी निकाल सकते हैं किसी भी एटम के। तो 13 मोल ऑफ हीलियम के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम है या कितने ग्राम हीलियम प्रेजेंट है, उसको आप बताओगे कमेंट बॉक्स के अंदर। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।